हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट को। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, उसमें से जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपकी 12 नंबर की प्रैक्टिस सेट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है, तो एक बार जाकर ज़रूर देखें। आज के भी आपके क्वेश्चनों की संख्या वही है, 45। उम्मीद है कि पेन और नोटबुक लेकर बैठे होंगे। आप काउंट करेंगे आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और लास्ट में मुझे ज़रूर बताएँगे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए या कितने क्वेश्चन आपने गलत किए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, आज के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा-सा लेंथी ज़रूर होंगे बट ईज़ी हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मिशन इंद्रधनुष, इसके बारे में हमने आपसे पहले भी पूछ रखा है। तो जो मिशन इंद्रधनुष है, वो भारत सरकार की स्वास्थ्य मिशन योजना है, जिसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? क्या 25 दिसंबर 2010 को की गई थी? क्या 25 दिसंबर 2012 को की गई थी? क्या 25 दिसंबर 2014 को की गई थी? या फिर 25 दिसंबर 2018 को की गई थी? मिशन इंद्रधनुष ये भारत सरकार के द्वारा एक स्वास्थ्य मिशन था, जो कि बच्चों और जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको 7 बीमारियों से टीकाकरण कर रहा था, 7 जानलेवा बीमारियों से बचा रहा था। इसकी जो शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 25 दिसंबर 2014 को। कब? 25 दिसंबर 2014 को। ठीक? तो उम्मीद है कि ये इंद्रधनुष नाम आपको याद रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। कह रहा है, रीना अपनी 2 वर्षीय बेटी को क्रेच में भेजना चाहती है। रीना है, वो अपनी 2 वर्षीय बेटी को क्रेच में भेजना चाहती हैं। एक अच्छे क्रेच का चुनाव करने के लिए उसे कौन-सी 2 सुविधाओं को ध्यान में रखना चाहिए या देखना चाहिए? क्या सुरक्षित वातावरण और स्वच्छ वातावरण, यानी कि सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, या फिर बच्चों की मदद के लिए प्रशिक्षित देखभालकर्ता, या बच्चों को खाने खिलाने की सुविधा, मतलब उस क्रेच में बच्चों को खाने खिलाने की सुविधा हो, या फिर उस क्रेच में प्राथमिक सुविधा को भी देखना है। तो जब हम बात कर रहे हैं क्रेच में, जब क्रेच में अगर बच्चे को छोड़ना है, तो सब अगर 2 प्रमुख सुविधाओं के बारे में पूछा जाए, तो ध्यान रखिएगा, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण हमें सबसे पहले देखना है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। आपकी बहन अपना क्रेच खोलना चाहती है, मतलब आपकी बहन है, वो अपना खुद का क्रेच खोलना चाहती हैं। इसके लिए उसे किन पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए? आपसे बहुत और भी किसी लैंग्वेज में पूछा जा सकता है कि अगर आप क्रेच खोलना चाहते हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किन पहलुओं पर ध्यान रखना है? क्या अनौपचारिक शिक्षा पर, बच्चों की सुरक्षा पर, स्वस्थ खाने की आदत पर, या फिर मनोरंजन की सुविधा पर? तो अगर आप क्रेच खोल रहे हैं, तो इसमें बच्चों की सुरक्षा तो करेंगे ही, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे ही करेंगे, उनको खेल-खेल के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा भी देना ज़रूरी है, ठीक? तो आप किस बात का ध्यान रखेंगे? आप ये ध्यान रखेंगे कि अनौपचारिक शिक्षा भी उनको दी जाए। बाकी ये सारी बातें तो इंक्लूड रहती ही हैं, बट ध्यान रखेंगे जब हम बात करेंगे कि अपने क्रेच खोलने पर, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उनको खेल-खेल के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा भी देनी है। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। शिशु केंद्र किस प्रकार की वैकल्पिक देख-रेख का उदाहरण है? आपको पता है कि ये जो क्रेच होते हैं या जो शिशु केंद्र हैं, ये क्या हैं? ये एक वैकल्पिक देख-रेख होते हैं। तो ये किस प्रकार के वैकल्पिक देख-रेख के उदाहरण हैं? क्या ये अनौपचारिक देख-रेख है?
क्या ये संस्थागत देख-रेख है? क्या ये व्यक्तिगत देख-रेख है या फिर ये औपचारिक देख-रेख है? तो जो ये क्रेच होते हैं या जो शिशु केंद्र होते हैं, ये आपकी एक औपचारिक देख-रेख वाले विकल्प होते हैं या वैकल्पिक देख-रेख होते हैं, ठीक? अनौपचारिक नहीं होते, इसमें औपचारिकता होती है, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, निम्न में से कौन-सा बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है? क्या बच्चे का समग्र विकास नहीं है या औपचारिक विद्यालय के लिए तैयारी नहीं है? महिलाओं और बच्चों के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करना ये नहीं है या फिर क्रेच या और डे केयर केंद्रों की स्थापना करना नहीं है। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि जो बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा है, उसका मूल उद्देश्य क्या नहीं है? तो बच्चों का समग्र विकास है, बच्चों का समग्र विकास है, उन्हें औपचारिक विद्यालय के लिए तैयार करना ये भी है, महिलाओं और बच्चों के लिए सहायक सेवा प्रदान करना ये भी है, लेकिन डे केयर या फिर क्रेच की स्थापना करना नहीं है, ठीक? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जो 4th वाला है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक? चलिए। ये जो आपको उदाहरण दिए गए हैं या जो इसके मुख्य उद्देश्य दिए गए हैं, इनके उद्देश्यों को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक? ये तीनों उद्देश्य आपको याद होने चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। कह रहा है, निम्न में से कौन-सा बाल देखभाल व्यवसाय के उत्तरदायित्व हैं? क्या अपनी संस्था में आने वाले बच्चों के प्रति उत्तरदायी, बच्चों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध हूँ या बच्चों के अधिगम के प्रति प्रतिबद्ध हूँ या फिर उपरोक्त सभी? तो क्या है? ये जो बाल देखभाल व्यवसायिक होते हैं, इनका उत्तरदायित्व क्या होता है? यही तो होता है ना कि वो अपनी संस्था में जो बच्चे आ रहे हैं, उनके प्रति उत्तरदायी हूँ, उनके कल्याण के प्रति उत्तरदायी हूँ, उनके अधिगम के प्रति उत्तरदायी हूँ, यानी कि ये सबके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये चारों ऑप्शन यानी कि 4th वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये तीनों ऊपर के दिए हुए ऑप्शन सही हैं, ठीक? इन सब के लिए उत्तरदायी होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा-सा लेंदी है, हम आगे खींच लेंगे इसको। बात कर रहे हैं किसकी? कौन-सा बच्चों की शैक्षिक तथा देखभाल की व्यवस्था का सिद्धांत नहीं है? यहाँ पर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित परिवेश प्रदान कराना? ये नहीं है। या घटनाओं को समझने के लिए अनुकूल परिवेश बनाना? ये नहीं है। बच्चों को सिखाते समय अमूर्त विषयों पर बल देना ये नहीं है या फिर बच्चों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होना ये नहीं है। अच्छा ये बताइए कि ये जो बच्चों के देखभाल केंद्र हैं कैसे हैं? मतलब किस उम्र तक के होते हैं? क्या ये होते हैं 15-20 साल के बच्चों के लिए? आप कहेंगे नहीं। अमूर्त चीज़ों पर बल कब दिया जाता है? अमूर्त चिंतन कब आता है बच्चों में? औपचारिक अवस्था में, जो कि 12 वर्ष के ऊपर बच्चों की होती है। तो आपका यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या? कि जो ये बच्चों को सिखाते समय हम अमूर्त विषय पर बल देने की बात कर रहे हैं, तो ये हमें बच्चों के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए नहीं होता है। हम बच्चों को अमूर्त विषयों पर बल नहीं दे सकते हैं। पहले हम बच्चों को मूर्त चीज़ों से परिचय करवाते हैं। बच्चों को मूर्त चीज़ों के माध्यम से सिखाते हैं। फिर बाद में धीरे-धीरे वो तो अमूर्त चीज़ों से सीखना शुरू करते हैं। ठीक? चलिए, तो आपका राइट आंसर कौन-सा हो जाएगा? 3rd वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्न में से कौन-सा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का मूल्य उद्देश्य नहीं है? मूल उद्देश्य क्या नहीं है? अभी कुछ ऐसे ही आपने पहले देखा था। क्या? क्या उन्हें उनका समग्र विकास करना नहीं है? या बच्चों में स्वयं की पहचान विकसित करना नहीं है? या फिर विद्यालय के लिए तैयारी करना नहीं है? या महिलाओं और बच्चों के लिए
सहायक सेवाएँ प्रदान करना नहीं है। तो अभी आपने एक क्वेश्चन देखा था, इससे 2 क्वेश्चन पहले, हमने आपको बताया था कि आप ये जो 3 इनकी 3 उद्देश्य हैं, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है, उसमें 3 चीज़ों का ज़िक्र हमने किया था। क्या? बच्चों का समग्र विकास। समग्र विकास का मतलब समझ रहे हैं? समग्र विकास उनका यानी कि सर्वांगीण विकास उनका करना है। दूसरा, विद्यालय के लिए उन्हें औपचारिक विद्यालय के लिए उनको तैयार करना। तीसरा हमने देखा था महिलाओं और बच्चों के लिए सहायक सेवाएँ प्रदान करना। लेकिन हमने प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों में स्वयं की पहचान विकसित करने की बात नहीं की थी, ठीक? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये आपके सिद्धांतों में शामिल नहीं है। कौन? कि बच्चों में स्वयं की पहचान विकसित करना। अच्छा, किस अवस्था में? आप हमें एक बार बताइएगा, आपने हर एक अवस्था के बारे में पढ़ा है। आपने जब कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को देखा था, उसमें बच्चों के बारे में पढ़ा था। आपने जीन पियाजे को बहुत अच्छे से पढ़ा था कि किस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं। आपने हरलॉक जो हैं, उनके अनुसार जो वर्गीकरण किया था अवस्थाओं का उन्होंने, आपने उसको भी अच्छे से पढ़ा था। तो ज़रा हमें आप ये बताइए कि एरिक एरिक्सन ने जो सामाजिक विकास की 8 अवस्थाएँ बताई थी, उसमें से कौन-सा ऐसा अवस्था थी या कौन-सी अवस्था थी जिसमें हमने पहचान का ज़िक्र किया था? ठीक? पहचान बनाम क्या था वो? ज़रा एक बार हमें कमेंट करके बताना। अभी हाल-फिलहाल में आपने आठों अवस्थाओं का ज़िक्र किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। 2 2 ऑप्शन हैं आपके, 2 स्पेस दिए गए हैं, पहला है और दूसरा। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के महत्वपूर्ण लाभ हैं, क्या? सामाजीकरण और टीम भावना, एकाग्रता और समग्र विकास, आत्मविश्वास तथा स्वामान या फिर टीम भावना तथा एकाग्रता। जब हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा के महत्वपूर्ण लाभ की। तो इससे लाभ क्या है? इससे बच्चों में आत्मविश्वास तथा स्वामान क्या होता है? बच्चों में आत्मविश्वास तथा स्वामान, ये प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये भी थोड़ा-सा लेंदी है, आपको करना कुछ नहीं है। कह रहा है निम्न में से कौन-सा कथन आपका सही है वही बताना है। देख लेते हैं कौन-कौन सा कथन है। ये पहला कथन है आपका कि संस्थागत देखभाल केंद्रों में बच्चों को दूसरे बच्चों के संपर्क में लाने से बच्चे अक्सर शर्मीले स्वभाव के हो जाते हैं। क्या ऐसा होता है? हमें तो नहीं लगता ऐसा होता है। दूसरा है संस्थागत देखभाल केंद्रों में बच्चों को दूसरे बच्चों के संपर्क में लाने से उनमें ईर्ष्या का भाव पनपता है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। तीसरा है आपका, 2 तो हमारा गलत हो गया, पहला और दूसरा हमारा गलत हो गया। चलते हैं हम तीसरे और चौथे की बात कर लें। चौथा हमारा है उपरोक्त में से कोई नहीं, बचा आपका तीसरा, ज़रा उसे भी चेक कर लेते हैं। कह रहा है संस्थागत देखभाल केंद्रों में बच्चों को दूसरे बच्चों के संपर्क में लाने से बच्चों में आत्मविश्वास और स्वामान का भाव विकसित होता है। और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी आपका यही था, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका उसका अलग था। जब हम बच्चों को संस्थागत देखभाल केंद्रों में ले जाते हैं, तो बच्चे वहाँ पर दूसरे बच्चों के संपर्क में आने से उनके अंदर आत्मविश्वास और स्वामान का भाव विकसित होने लगता है। यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक? तो ऊपर के दिए 2 ऑप्शन गलत थे आपके, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। विद्यालय पूर्व संस्थानों में चलाए जाने वाले कार्यक्रम किस पर आधारित होते हैं? क्या ये आर्थिक लाभ पर आधारित होते हैं? क्या ये बाल केंद्रित होते हैं?
क्या बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं की देखभाल हेतु होते हैं या फिर बच्चों को पढ़ने लिखने योग्य बनाने के लिए होते हैं? तो जो ये विद्यालय पूर्व संस्थाएँ हैं, ये इनमें जो चलाए जाने वाले कार्यक्रम होते हैं, वो कैसे होते हैं? तो वो आपके बाल केंद्रित उपागम होते हैं। कैसे होते हैं? बाल केंद्रित होते हैं। और आपको पता है कि बाल केंद्रित का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे को केंद्र में बैठाया जाए। आई थिंक आपने कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था। अगर नहीं किया था तो आज वाली क्लास में इंक्लूड होगा। बट मुझे जहाँ तक याद है कि कल ही हमने किया था। बट कोई नहीं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर। आंगनवाड़ी शिक्षा निम्न में से किसके माध्यम से प्रदान की जाती है? यानी कि जो आंगनबाड़ी वाले बच्चे होते हैं, उनमें जो शिक्षा दी जाती है, वो कैसे दी जाती है? क्या कविताओं के माध्यम से होता है, खेलों के माध्यम से होता है, क्ले के माध्यम से होता है या फिर इनमें से सभी? तो आपने देखा होगा जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम ऐसे बुकें नहीं पढ़वाते हैं। उनको हम कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, थोड़ा बहुत कहानियों के माध्यम से, खेलों के माध्यम से, क्ले आर्ट से आपने देखा होगा क्ले आर्ट बच्चों को बनवाया जाता है। इन सब के माध्यम से उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। उन पर कोई बोझ नहीं लादा जाता है। उनको खेल-खेल में ही सिखाया जाता है चीज़ों को। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 पर। संस्थागत देखभाल केंद्र निम्न में से किसके उदाहरण हैं? क्या ये प्रारंभिक देखभालकर्ता एजेंसी हैं? क्या ये वैकल्पिक देखरेख हैं? क्या ये एजेंसी द्वारा प्रयुक्त आया की सेवाएं हैं या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो संस्थागत देखभाल केंद्र होते हैं, ये क्या होते हैं? आपने स्टार्टिंग में ही देखा था कि ये वैकल्पिक देखरेख होते हैं। क्या होते हैं? तो ये जो संस्थागत आपके देखभाल केंद्र होते हैं, ये एक वैकल्पिक देखरेख होते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है, निम्न में से कौन-सा कथन आपका सही नहीं है? क्या मोंटेसरी स्कूल को खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना चाहिए? क्या शिक्षा का आधार कला होना चाहिए? क्या पढ़ने और लिखने की तैयारी स्कूल व पूर्व विद्यालयों में शुरू की जानी चाहिए? या फिर फोर्थ है आपका क्रेच तथा डे केयर सेंटर बच्चों की भावनात्मक आवश्यकताएं पूरी नहीं करता है। तो बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा। क्योंकि हमें पता है कि जो मोंटेसरी स्कूल है, मोंटेसरी स्कूलों में बच्चों को शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? शिक्षा उनको खेल के माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षा का आधार आपका कला होना चाहिए, ये आप कल ही देखे थे किसमें जो आपका एनसीएफ 2005 था, उसमें ही आपने देखा था कि शिक्षा का आधार कला होना चाहिए। पढ़ने और लिखने की तैयारी स्कूल पूर्व वर्षों में ही कर लेनी चाहिए, ये तो आप अभी 3-4 क्वेश्चन में देख चुके हैं। बचा क्या? तो ये जो क्रेच तथा डे केयर सेंटर है, ये बच्चों की आवश्यकताओं की पूरी मतलब भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, ये बात गलत है। डे जो केयर सेंटर होते हैं, वहाँ पर बच्चों की जो भावनात्मक आवश्यकताएँ हैं, उनका भी ध्यान रखा जाता है, उसको पूरा किया जाता है, ठीक? तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और हमें गलत ऑप्शन ही बताना था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा क्योंकि इसी में गलत बात बोली गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 पर। कह रहा है बाल केंद्रित ये क्वेश्चन आया अभी। बाल केंद्रित उपागम का तात्पर्य निम्न में से किससे है? क्या बच्चे को केंद्र में बिठाया जाता है? सभी प्रकार की योजनाओं एवं क्रियाकलापों का केंद्र बच्चा होता है? योजना का केंद्र बिंदु बच्चों को सीखने का सकारात्मक वातावरण प्रदान करता है या फिर उपरोक्त सभी? तो जो ये बाल केंद्रित उपागम है, बाल केंद्रित उपागम का मतलब ये नहीं होता है कि हम बच्चे को ले जाकर सेंटर में बैठा दें, केंद्र में बैठा दें। बाल केंद्रित उपागम का तात्पर्य ये होता है कि
जो योजना है, योजना का केंद्र बिंदु बच्चा हो, बच्चों को सीखने का सकारात्मक वातावरण प्रदान किया जाए। ये होता है हमारे बाल केंद्रित उपागम का अर्थ या बाल केंद्रित उपागम का तात्पर्य। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कहा जा रहा है, राहत कार्यों एवं पुनर्वास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेने के लिए युवक डॉट 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 किस किस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं? क्या वो राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, राष्ट्रीय सेवा स्वयं पोषक योजना का हिस्सा बन सकते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना का हिस्सा बन सकते हैं, या इन सब का हिस्सा बन सकते हैं? क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्या, कि जब हम बात करते हैं राहत कार्यों एवं पुनर्वास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेने से, तो उसमें राष्ट्रीय सेवा योजना जो है आपका, उसमें युवक इन कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा युवाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कौन कौन से इसमें से ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चलाए जाते हैं? क्या वो भ्रमण कार्यक्रम शिविर है, सम्मेलन या जिसे हम सेमिनार कहते हैं है, या फिर उपरोक्त सभी? तो राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये सारे के सारे कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। अब चाहे वो आपका भ्रमण कार्यक्रम हो, कोई शिविर हो, या फिर कोई आपका सम्मेलन हो। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। हमारे समाज में लड़कियों के प्रति भेदभाव की भावना लड़कों तथा लड़कियों के बीच डॉट 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 के द्वारा प्रदर्शित होता है। किसके द्वारा? क्या घटते शिक्षा के स्तर के द्वारा, या कम होते आर्थिक उन्नति के द्वारा, या फिर घटते जन्म दर के अनुपात से, या फिर उपरोक्त सभी? तो जब हम बात करते हैं हमारे समाज में लड़कियों के प्रति भेदभाव की भावना लड़कों और लड़कियों के बीच जो घटते जन्म दर का अनुपात है, ये प्रदर्शित करता है। क्या चीज? ये जो जन्म दर घट रहा है, ये प्रदर्शित करता है इनके भेदभाव को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। युवाओं को दूर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए संस्थान अनेक कार्यक्रम उपलब्ध करवाते हैं। जब हम बात करते हैं युवाओं को दूर शिक्षा उपलब्ध कराने की, तो उसके लिए जो संस्थान है वो अनेक कार्यक्रम उपलब्ध करवाते हैं। इनमें से कौन सा है? क्या राजकीय विश्वविद्यालय करवाता है, क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय करवाता है, या फिर मुक्त विश्वविद्यालय करवाता है, या फिर उपरोक्त सभी? तो युवाओं को दूर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए ये सारी संस्थाएं जो हैं, ये अनेक कार्यक्रम उपलब्ध करवाती हैं। अब चाहे आपका राजकीय हो, चाहे आपका केंद्रीय हो, चाहे आपका मुक्त विश्वविद्यालय हो। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन थोड़ा सा आज का लेंदी है बट इजी है, आप खुद ही देख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऐसा कोई रॉकेट साइंस आपसे नहीं पूछा जा रहा है। बस कुछ चीज़ें आपकी बुक में थी जिनको आपको जानना ज़रूरी है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? डॉट डॉट एक स्वतंत्र, इनमें से क्या एक स्वतंत्र गैर सरकारी सामाजिक संगठन है जिसने अनाथ तथा छोड़े हुए बच्चों की लंबी समय तक देख रेख के लिए परिवार मॉडल पर आधारित अधिक अभिगम की शुरुआत की है? मतलब आपको एक ऐसी संस्था का नाम बताना है जो कि आपकी गैर सरकारी सामाजिक संस्था है, जो कि ऐसे बच्चों की देखरेख करता है जो अनाथ हैं, जिनका परित्याग कर दिया गया है, और ये लंबे समय तक उनका एक परिवार की तरह देखरेख करता है। क्या ये SOS बाल गाँव है? क्या ये बाल गृह है?
क्या ये दत्तक ग्रहण है या फिर गोद लेना है या फिर विशेष गृह है? तो जो हम संस्था की बात कर रहे हैं वो संस्था तो आपका है एसओएस, एसओएस बालगाँव है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि दत्तक ग्रहण से 2 नाम आपने सुना था, एक नाम सुना था सारा और एक नाम सुना था आपने कारा। ज़रा इनका फुल फॉर्म बता दीजिएगा। अभी हमने 2 दिन पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था दोनों का फुल फॉर्म। दोनों का ही नहीं, हमने कई फुल फॉर्म डिस्कस कर लिए हैं अपने इसी प्रैक्टिस के दौरान, ठीक? उम्मीद है कि आपने सारे फुल फॉर्म कहीं न कहीं नोट डाउन ज़रूर किए होंगे। तो ज़रा आप हमें सारा और कारा का फुल फॉर्म बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कानून का उल्लंघन करने पर संरक्षक देखभाल में रखे गए दोषी पाए किशोरों को किस प्रकार के घरों में रखा जाता है? क्या प्रेक्षण गृह में रखा जाता है, विशेष गृह में रखा जाता है, बाल गृह में रखा जाता है या फिर उन्हें एसओएस बाल गांव में रखा जाता है? हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं ऐसे किशोर जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और वो किशोर हैं, तो उनको हम विशेष गृह में रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं? उनको हम ऐसे बच्चों को हम विशेष गृह में ले जाकर रखते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। निम्न में से कौन-सा अधिनियम भारत में किशोरों के लिए न्याय का प्राथमिक वैधानिक ढाँचा है? क्या वो किशोर न्याय और संरक्षण अधिनियम है, किशोर संरक्षण अधिनियम है, बाल किशोर संरक्षण अधिनियम है या फिर किशोर अधिकार अधिनियम है? बात किया जा रहा है भारत में किशोर के लिए न्याय का प्राथमिक वैधानिक जो ढांचा है वो है आपका किशोर न्याय और संरक्षण अधिनियम होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस प्रकार के बाल गृह में 18 वर्ष से कम आयु के किशोर को हिरासती देखरेख में रखा जाता है? क्या ये विशेष गृह है? क्या ये प्रेक्षण गृह है? क्या ये किशोर गृह है या फिर ये आपका सुधार गृह होता है? तो जो आपके 18 वर्ष से कम आयु के जो किशोर हैं, ऐसे किशोरों को हम विशेष गृह में विशेष गृह हिरासत में देख-रेख में इनको रखते हैं, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है निम्न में से किस प्रकार के बाल गृह में अनाथ या फिर माता पिता द्वारा छोड़े गए बच्चों को रखा जाता है? वो आपका कौन सा बाल गृह है? क्या विशेष गृह है, प्रेक्षण गृह है, किशोर गृह है या फिर सुधार गृह है? तो जो अनाथ बच्चे जहाँ पर रखे जाते हैं, हम उनको किस प्रकार का गृह बोलते हैं? तो अनाथ बच्चों के लिए ये जो किशोर गृह होता है, वो होता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार किस आयु वर्ग के व्यक्ति को युवा कहा जाता है? मतलब आपको पता होगा कि जो हम युवा अलग-अलग वर्गीकरण करते हैं, उसमें युवा अलग होते हैं या किसी के अकॉर्डिंग अलग होते हैं। तो जो जैसे आपने देखा होगा जब हम बात करते हैं प्रौढ़ शिक्षा की, तो प्रौढ़ शिक्षा में किस वर्ष तक के बच्चों को, किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है? तो उन्होंने अपनी एक अलग कैटेगरी रखी कि 15 से लेकर 35 वर्ष के जो हमारे युवा हैं, प्रौढ़ युवा हैं, हम उनको जो है प्रौढ़ शिक्षा में रखेंगे। तो वैसे ही जो ये आपकी राष्ट्रीय युवा नीति है 2014 में आई थी, आपने पहले देख रखा है कि कब आई। जो 2014 में आई, इनके अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों को हम युवा की श्रेणी में रखते हैं? क्या 13 से 21, 13 से 25, 13 से 35 या फिर 15 से 18? तो ये जो राष्ट्रीय युवा नीति 2014 है, इसके अनुसार जो बच्चों की आयु है, युवा बच्चों की आयु है, वो 13 से लेकर 35 वर्ष है।
थोड़ा-सा आप इसे ध्यान रखिएगा। इनके द्वारा जो युवाओं की उम्र बताई गई है वो 13 से लेकर 18 वर्ष तक बताई गई, 13 से लेकर 35 वर्ष तक बताई गई है। ठीक? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, युवाओं का निम्न में से कौन सा समूह विशेष रूप से संवेदनशील माना जाता है? इनमें से आपको बताना है कि किन युवाओं को हम संवेदनशील कहेंगे। क्या ग्रामीण और जनजातीय युवा? क्या पहले से समय से पहले विद्यालय छोड़ चुके युवा? या फिर किसी प्रकार की अपंगता से ग्रस्त युवा, या फिर उपरोक्त सभी? तो आप जब देखेंगे अपनी बुक में उठाकर, तो ये सारे बच्चों की कैटेगरी दी गई है किसमें? एक संवेदनशील युवा में। यानी कि ये सभी, चाहे वो आपके ग्रामीण और जनजातीय युवा हों, चाहे समय से पहले विद्यालय छोड़ चुके युवा हों, या फिर किसी प्रकार की अपंगता से ग्रस्त युवा हों, ये सभी संवेदनशील युवा की अवस्था में आते हैं। और इन्हीं के साथ-साथ जो आवारा सड़कों पर घूमते हुए युवा हैं, वो भी इसी में आते हैं। अभी आप आगे आपको और भी मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन-सी युवा मामलों और खेल-कूद के मंत्रालय द्वारा बनाई गई एक राष्ट्रीय युवा नीति है? क्या ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? राष्ट्रीय गाइड स्काउट और गाइड हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना है, या फिर 2-3 यानी कि स्काउट, गाइड और आपका राष्ट्रीय सेवा योजना दोनों हैं। तो जो आपके युवा मामलों और खेल कूद के मंत्रालय द्वारा जो बनाई गई एक राष्ट्रीय युवा नीति है, उसके अंतर्गत ये दोनों आते हैं। मतलब कि जो स्काउट और गाइड है ये भी आता है, और जो आपका राष्ट्रीय सेवा योजना है ये भी आता है। तो दोनों का नाम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन-सा युवा वर्ग संवेदनशील नहीं है? अच्छा, ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे होंगे इसमें से काफ़ी क्वेश्चन कि हमने अपनी क्लास में नहीं पढ़ा है। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, हमने ये अपनी क्लास में नहीं पढ़ा है। हाँ, थोड़ी बहुत हमने चर्चा की है। बट इनको डिटेल में नहीं पढ़ा है। तो अगर आप थोड़ा-सा अपने आप को कष्ट दे सकें, अपने नींद को थोड़ा-सा त्याग सकें, अपने सपनों को थोड़ा-सा उड़ान देना चाहते हैं, तो एक बार अपने आप गूगल पर सर्च करिए किसको एनसीईआरटी जो बुक है आप उसकी वेबसाइट पर जाइए, और वहाँ से एक बार जो आपके ये जैसे आपका ये जो पोषण वाला टॉपिक है। हालाँकि आप 11th और 12th की बुक वहाँ पर मिलेगी, दोनों को एक बार बस आप ध्यान से पढ़ जाइए, तो आपके काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन वहाँ से बन जाते हैं। हालाँकि क्वेश्चन तो हमने आपको सारे करवा दिए हैं, बट अगर हो सके आप थोड़ा-सा टाइम दे सकें, तो आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बड़ी अच्छी बुक है, मतलब आपको बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से वहाँ से मिल जाती हैं, और कई ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पे आपको जो कि आपको जो आपकी एक-एक ब्रांच की बुक हैं अलग-अलग, उसमें से नहीं मिल पाती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप 1-2 बुकों से पढ़ेंगे तब भी सारा मैटर, आप 2-2 बुक उठाकर देख लीजिए तब भी आपको सारा मैटर नहीं मिलता है। और यहाँ पर जो आप पढ़ते हैं वो किसी एक बुक का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। कम से कम 3 यानी कि 2 आपके अलग-अलग ब्रांच के होते हैं, और एक आपका जो ये एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, और कुछ आपके एससीईआरटी जो बुकें हैं उसमें से निकाली जाती हैं। ठीक? तो अगर हो सके तो चाहे आपके पास एससीईआरटी बुक है, क्योंकि अब जो एससीईआरटी बुकें हैं आपकी, वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड हो गई हैं। तो मैटर वही उसमें भी रहता है, बस थोड़ा-बहुत अंतर रहता है। ठीक? चलिए, उम्मीद है कि आप एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर बुक रहता है तो और अच्छी बात है, अगर फ़ोन से पढ़ना रहता है तो थोड़ा-सा दिक्कत करता है। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 पर। कह रहा है कि कौन-सा युवा वर्ग आपका संवेदनशील नहीं है? क्या ग्रामीण और जनजातीय युवा, स्कूल जाने वाले युवा, अपंगताओं वाले युवा, या फिर कठिन परिस्थितियों वाले युवा?
तो आपने अभी देखा था कि जो ग्रामीण और जनजातीय युवा हैं, हमने इनको संवेदनशील युवा की कैटेगरी में रखा है। लेकिन जो स्कूल जाते युवा हैं, ये आपके संवेदनशील युवा के अंतर्गत नहीं आते हैं। जो समय से पहले विद्यालय छोड़ चुके हैं, ऐसे युवाओं को हम संवेदनशील युवा की कैटेगरी में रखते हैं। साथ ही साथ जो अपंगताओं वाले युवा हैं, इनको भी उसी कैटेगरी में रखेंगे। कठिन परिस्थितियों वाले जो युवा हैं, ये भी आपके संवेदनशील कैटेगरी में जाएँगे, लेकिन जो स्कूल जाने वाले युवा हैं, ये नहीं जाएँगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन थोड़ा-सा बड़ा है, बट कोई दिक्कत नहीं, आपको गलत कथन बताना है। तो जब हमें गलत कथन बताना है, तो हम बढ़ चलते हैं थोड़ा-सा ऊपर और ये दिखा आपको आपके चारों ऑप्शन। कह रहा है गलत कथन बताना है, आपको याद है। कह रहा है आर्थिक रूप से उपयोगी होने के लिए युवाओं को उचित शिक्षा की आवश्यकता होती है। ये बात सही है। आर्थिक रूप से उपयोगी होने के लिए युवाओं को मित्रगण की आवश्यकता होती है। ये तो आपका सही था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। गलत इन द सेंस कि हमें सही ऑप्शन नहीं बताना है। में आर्थिक रूप से उपयोगी होने के लिए अ, आर्थिक रूप से उपयोगी होने के लिए युवाओं को लाभदायक रोजगार की आवश्यकता होती है, ये भी आपका सही है। आर्थिक रूप से उपयोगी होने के लिए युवाओं को परिवेश प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन हमें गलत बताना था। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो देखिए, जो एक युवा है, उसको आर्थिक रूप से उपयोगी होने के लिए युवाओं को उचित शिक्षा की आवश्यकता होगी। आर्थिक रूप से उनको उपयोगी होने के लिए लाभदायक योजनाओं के अवसर की आवश्यकता होगी, साथ ही साथ उन्हें प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर उनको आर्थिक रूप से उपयोगी होना है, तो उन्हें मित्रगण चाहिए ही चाहिए। ये आपका इनमें से चारों के अकॉर्डिंग ये आपका गलत हो जाएगा और राइट ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत को बताना था। बाकी अगर आर्थिक रूप से उपयोगी होना है, तो ये सारे के सारे चीज़ों की आवश्यकता है आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है बच्चों में कुपोषण का प्रभाव निम्न में से किस रूप में देखा जाता है? क्या मोटापा के रूप में देखा जाता है, क्वाशियोरकर के रूप में, सूखा के रूप में, या फिर इनमें से सभी? जरा आप हमें ये बताइए कि ये जो क्वाशियोरकर है और जो ये सूखा रोग है, ये किसकी कमी से होने वाला रोग है? बाकी आपको पता है कि जब हम कुपोषण की बात करेंगे, तो कुपोषण में ये सब आ जाते हैं। हमारा भारत कुपोषण के दोहरे भार को उठा रहा है। कैसे? एक तबका जो कि मोटापे से ग्रस्त है, दूसरा जो कि अल्पभारिता से ग्रस्त है। मतलब जहाँ एक लोग को कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, वहीं दूसरा जो तबका है वो खा कर मोटा हो जा रहा है, और जब मोटा हो जा रहा है तो 10 बीमारियों को न्योता भी देते चल रहा है। ठीक? चलिए, तो ये सारे कुपोषण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, या इन सभी बच्चों में कुपोषण के प्रभाव इन सभी में देखे जाते हैं। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बड़े दिनों बाद हमने आज आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि क्वाशियोरकर और जो आपका मैरस्मस अर्थात सूखा रोग है, ये किसकी कमी से होने वाला रोग है? हमने ना तो आपसे इसके कोई सिम्पटम पूछे, ना ही कुछ पूछा। हमने सिर्फ़ आपसे इतना पूछा है कि क्वाशियोरकर और जो आपका सूखा रोग है, ये किसकी कमी से होता है? ज़रा एक बार हमें बता दीजिएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। कह रहा है सरकार द्वारा संचालित बाल गृह किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए होता है? मतलब बाल गृह में आप किस आयु वर्ग के बच्चे को रखते हैं? 3 से 6, 3 से 11, 3 से 15, या फिर 3 से 18 वर्ष? वैसे जब हम बाल गृह की बात करते हैं, तो बाल गृह में जो बच्चे रखे जाते हैं, वो आपके 3 से लेकर 18 तक के रखे जाते हैं। बट ये आपको देखने को मिलेगा 8 से 18 तक मिलता है, ठीक? बाल अपराधी किसे कहते हैं? तो 8 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे को हम बाल अपराधी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हम बाल गृह में बच्चों को रखने की बात करते हैं, तो 3 से 18 वर्ष है, ये आपकी बुक का है, इसे ऐसे ही याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पर।
बच्चों द्वारा स्कूल छोड़ने का निम्न में से कौन-सा प्रमुख कारण है? क्या मित्रों द्वारा परेशान करना है, नशीले पदार्थों का सेवन करना है, शारीरिक शोषण है या फिर आपका दोनों यानी कि नशीले पदार्थों का सेवन और शारीरिक शोषण दोनों है? तो जो बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, बच्चों द्वारा स्कूल छोड़ने के अगर प्रमुख कारणों में बात किया जाए, तो ये दोनों कारण आते हैं। यानी कि नशीले पदार्थों का सेवन करना, उनको लत लग जाती है, उनका शारीरिक शोषण होता है। तो दोनों आपका राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पर। थोड़ा-सा लंबा है, बट ध्यान रखिएगा, ये आपके जो एसओएस यानी कि जो आपके एसओएस टॉपिक दिया गया है, वहाँ से आपको 5-6 क्वेश्चन निकालने हैं और ये सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर निकाल कर रख लिए हैं। 2-3 क्वेश्चन आपने पहले किया, अभी 2-3 क्वेश्चन और आपको मिलेंगे। क्वेश्चन है आपका 33 नंबर का कि माता-पिता द्वारा छोड़े गए तथा अनाथ बच्चों को पारिवारिक परिवेश में देखभाल उपलब्ध कराने का उद्देश्य निम्न में से किसके द्वारा पूरा करने का प्रयास किया जाता है? क्वेश्चन आपका सेम है, थोड़ा-सा पूछने का तरीका इनका बदल गया है। क्या ये गोद लेने के कार्यक्रम द्वारा पूरा किया जाता है या एसओएस बालगाँव द्वारा किया जाता है, विशेष गृहों के माध्यम से किया जाता है या फिर बाल गृह के माध्यम से किया जाता है? तो जब हम बात करते हैं ऐसे बच्चों की जिनको माता-पिता के द्वारा छोड़ दिया गया है और उनको एक पारिवारिक परिवेश में उनकी देखभाल की जा रही है। तो ये जो प्रयास किया जाता है कि उनको परिवार मिल सके, एक परिवार की तरह उनका देख-रेख हो सके, वो होता है आपके एसओएस बाल गाँव के द्वारा, ठीक? क्या होता है? एसओएस बाल गाँव के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान का आधार क्या है? मतलब हम कैसे ये डिफाइन करेंगे कि हमें इनको देखभाल की आवश्यकता है, इनको संरक्षण की आवश्यकता है? क्या जो नशीली दवाओं की लत या उनके अवैध व्यापार के लिए संवेदनशील होते हैं? या जो सशस्त्र विद्रोह, नागरिक विद्रोह या प्राकृतिक आपदा के शिकार होते हैं? या ऐसे बच्चों की देखभाल की आवश्यकता होती है, जिनके साथ अनुचित लाभ के लिए दुर्व्यवहार होने की संभावना होती है या फिर ये सभी देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता के आधार वाले बच्चे होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जब हम बात करेंगे किसकी देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के पहचान की आधार की, तो ये सारे के सारे बच्चे जो होते हैं, ये देखभाल संरक्षण की आवश्यकता वाले होते हैं। इनको ऐसे बच्चे जो नशीली दवाओं के लत में और अवैध व्यापार के लिए संवेदनशील हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, इनको अवैध शिकार के लिए या अवैध तरीके से व्यापार के लिए इनको उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो सशस्त्र विद्रोह या नागरिक विद्रोह या प्राकृतिक जो आपदाएँ हैं उनके शिकार हो चुके हैं, तो इनका भी संरक्षण किया जाता है। साथ ही साथ जिनके साथ अनुचित लाभ के लिए दुर्व्यवहार की संभावना होती है, आपने देखा होगा छोटे-छोटे बच्चों को अपने लाभ के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो ऐसे यानी कि इस कैटेगरी के सभी बच्चों को हम देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के पहचान के आधार पर इनकी पहचान करते हैं, ठीक? तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन-सा? उपरोक्त सभी, ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। भारत में पहले एसओएस गाँव की स्थापना कब हुई? 1950, 1960, 1964, 1968। तो जो भारत में पहला पहला एसओएस बाल गाँव की स्थापना की गई थी, वो कब की गई थी? तो वो की गई थी आपका 1964 में यानी कि 1964 में किया गया था, ठीक? पहले एसओएस बाल गाँव की जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1964 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार
किस आयु वर्ग तक के व्यक्तियों को किशोर की संज्ञा दी गई है? क्या ये 12 से 15 हैं, 15 से 18 हैं, 13 से 19 हैं या फिर 20 से 29 हैं? तो जो इन्होंने किशोर की संज्ञा दी है, मतलब राष्ट्रीय युवा नीति जो कि 2014 की है, इनके अनुसार जिन व्यक्तियों को किशोर बताया गया है, उनकी जो उम्र है वो 13 से लेकर 19 वर्ष रखी गई है। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। युवावस्था को किन कारणों से संवेदनशील अवधि माना जाता है? हम युवाओं को, हर युवा को नहीं, कुछ युवा को संवेदनशील मान रहे थे, अधिक विशेष, लेकिन जो संवेदनशील हैं वो क्यों माने जाते हैं? विशेष में आपके वही बच्चे आ रहे थे जो शारीरिक रूप से या किसी भी तरह से अपंगता से ग्रसित थे, जनजातीय युवा थे, जिनको आवारा सड़कों वाले बच्चे थे, ऐसे बच्चों को हमने विशेष संवेदनशील युवा की कैटेगरी में रखा था। बट जो युवा अवस्था है इसको हमने क्यों संवेदनशील अवधि माना है? तीव्र शारीरिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन या फिर सभी? तो ये सभी कारण हैं। इन सभी वजहों से हम युवावस्था को संवेदनशील अवधि के अंतर्गत रखते हैं या संवेदनशील अवधि मानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। लंबा है थोड़ा सा, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देन चलते हैं ऑप्शन पर। थोड़ा सा अगर हम छोटा करें तो शायद आ जाएगा। यस। राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों को समाज सेवा और राष्ट्रीय विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल करना तथा उनकी सहभागिता बढ़ाना होता है। इस योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको एक योजना का नाम बताया गया है। क्या है वो योजना? राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों को समाज सेवा तथा राष्ट्र विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल करना तथा उनकी सहभागिता को बढ़ाता है या बढ़ाना है। तो ये इस योजना के अंतर्गत कौन से कार्य किए जाते हैं? क्या परिवार कल्याण संबंधी कार्य होते हैं? सामूहिक टीकाकरण करवाया जाता है? विद्यालय की इमारतों की साफ सफाई और उनका रख रखाव किया जाता है या फिर उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखेंगे, ये इस सभी इसके अंतर्गत कार्य किए जाते हैं। ठीक? तो ये सारा उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में किस वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक माना जाता है? क्या जो लोग 40 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, 50 वर्ष के अधिक उम्र के हैं, 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं या फिर 65 वर्ष से अधिक उम्र के हैं? दो दो पॉइंट ध्यान रखिएगा। वरिष्ठ नागरिक यानी कि जो आपके वृद्ध हैं, इनको हम संवेदनशील की कैटेगरी में रखते हैं और भारत में और पूरे देश में ये जो वरिष्ठ नागरिकों की आयु रखी गई है वो अलग रखी गई है। लेकिन जो हमारे भारत में वरिष्ठ नागरिक का दर्जा दिया जाता है, वो दिया जाता है जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, उनको हम वरिष्ठ नागरिक कहते हैं या हम उनको वृद्ध कहते हैं और ये आपके संवेदनशील अवस्था में आते हैं या इनको भी हम संवेदनशीलता में रखते हैं। लेकिन अगर और देशों की बात की जाए तो वहाँ पर 65 वर्ष रखा जाता है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि विश्व में या दुनिया में या संसार में जो भी पूछा जाए भारत को छोड़कर कि पूरे विश्व में किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक माना जाता है, तो ध्यान रखेंगे 65 वर्ष। लेकिन जब बात की जाएगी भारत की तो हम क्या रखेंगे ध्यान? 60 वर्ष से अधिक जो उम्र के व्यक्ति हैं उनको हम वरिष्ठ नागरिक की कैटेगरी में रखते हैं और ये आपकी एक संवेदनशील अवस्था है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40? कुछ इनके लिए भी नीतियाँ चलाई गई थी। तो कहा जा रहा है
किस नीति के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं पोषण आश्रय जानकारी संबंधी आवश्यकताओं के लिए विशेष सहायता प्रदान की जाती है? ये किस नीति के द्वारा होता है? क्या राष्ट्रीय नीति 1960 के द्वारा, राष्ट्रीय नीति 1980 के द्वारा, राष्ट्रीय नीति 1999 के द्वारा या फिर राष्ट्रीय नीति 2002 के द्वारा? तो जो आपकी राष्ट्रीय नीति 1999 है, इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय, स्वास्थ्य देखभाल एवं पोषण आश्रय संबंधी जानकारी या संबंधी आवश्यकताओं के लिए विशेष सहायता प्रदान की जाती है। नाम क्या ध्यान रखेंगे नीति का? तो वो है राष्ट्रीय नीति 1999। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 41 पर। अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों के गुजारा और कल्याण से संबंधित कानून कब आया था? जो अभिभावक हैं और वरिष्ठ नागरिक हैं, इनके गुजारा और कल्याण से संबंधित कानून कब आया था? जो मतलब ऐसे बच्चों काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माँ-बाप को नहीं रखना चाहते हैं, तो ऐसे में उनका गुज़ारा, उनका कल्याण कैसे हो? तो इसके लिए क्या जो कानून आया था 1999 में आया था, 2002 में आया, 2005 में आया या फिर 2007 में आया? तो ध्यान रखिएगा, अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों के गुज़ारा एवं कल्याण से संबंधित जो कानून आया था, वो 2007 में आया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 42 पर। प्रत्येक एसओएस घर में एक माँ होती है जो कितने बच्चों की देखभाल करती है? लगभग कितने बच्चे होते हैं जो कि एक माँ के अंदर रहते, मतलब एक माँ के साथ रहते हैं, एक माँ उनका देखभाल करती है? तो जो आपने एसओएस गाँव देखा था, बाल गाँव देखा था, ये ऐसे बाल गाँव होते हैं जो बच्चे, मतलब जो माता-पिता अपने बच्चों का परित्याग कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, तो इन बच्चों को पारिवारिक माहौल दिया जाता है, एक पारिवारिक परिवेश दिया जाता है, जिसमें प्रत्येक एसओएस जो घर होता है, उसमें एक माँ होती है और वो अपने बच्चों का, यानी कि जो ये बच्चे होते हैं, उनका देख-रेख करती है। बच्चे कितने होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, क्या 4-5 बच्चे रखती है? 8 से 10 बच्चों की देखभाल करती है, 10 से 15 बच्चों की देखभाल करती है या फिर 20 से 25 बच्चों की देखभाल करती है। तो जो आपका एसओएस गाँव है, इसमें प्रत्येक घर में, ये एक गाँव है, इस प्रत्येक घर में एक माँ होती है, जिसके अंडर में कितने बच्चे रहते हैं? तो 10 से 15 बच्चे रहते हैं, जिनको ये परिवार की तरह देखती है, इनकी देखभाल करती है, इनका लालन-पालन करती है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। युवा मामलों और खेल कूद के मंत्रालय ने किस वर्ष में राष्ट्रीय युवा नीति अपनाई थी? 2000 में, 2002 में, 2003 में या फिर 2005 में? तो जो ये आपके युवा मामलों और खेल कूद के मंत्रालय हैं, इन्होंने राष्ट्रीय युवा नीति को 2003 में अपनाया था। कब? 2003। अभी आपने कई नाम सुने, एक आपने 1964 सुना, एक आपने 1999 सुना, एक आपने 2000 सुना, एक आपने 2007 सुना, एक आपने 2003 सुना। ज़रा इन डेटों को ध्यान रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 44। युवाओं के विभिन्न वर्गों में कुछ ऐसे समूह हैं जो विशेष रूप से संवेदनशील माने जाते हैं, वो हैं कौन-कौन से? क्या गलत और अवैध धंधों में संलिप्त बच्चे, अनाथ, घर से भागे हुए तथा सड़कों के आवारा बच्चे, जो किशोरियां हैं या फिर सभी? तो युवाओं के विभिन्न वर्गों में से जो आपके ये तीनों समूह आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी विशेष रूप से संवेदनशील माने जाते हैं। अब चाहे बच्चा इसमें किसी गलत या अवैध धंधों में संलिप्त हो या फिर अनाथ बच्चे हैं, घर से भाग लिए हैं, सड़कों पर आवारा घूम रहे बच्चे हैं, ये भी इसी में आते हैं। साथ ही साथ जो किशोरियां हैं, इनको भी हमने संवेदनशील की कैटेगरी में रखा है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45।
भारत में युवाओं के लिए चलाई जाने वाली प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल है। यानी कि युवाओं के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं? क्या राष्ट्रीय सेवा योजना चलाया गया? साहसिक कार्यों को प्रोत्साहन देना चलाया गया? राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन ये चलाया गया या फिर उपरोक्त सभी? तो ये जो तीनों आप योजनाएँ देख रहे हैं, ये भारत में युवाओं के लिए चलाए गए थे। ये तीनों के तीनों योजनाएँ इनके लिए ही चलाई गई थी। तो ये थे आज के आपके पूरे के पूरे 45 क्वेश्चन और आज आप हमें ज़रूर बताएँगे कि आपने 45 में से कितने क्वेश्चन सही किए। आपने 45 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, एक बार ज़रूर आप हमें बताइएगा, ठीक? अगर आपने बुक पढ़ा होगा, फिर तो आपने 45 में से 43, 45 तो किया ही होगा। अगर बुक नहीं पढ़ा होगा, तो उम्मीद है कि आप 40 के नीचे ही होंगे। 30 टू 35 के आसपास ही होंगे अगर आपने पढ़ाई नहीं की होगी, बुक नहीं देखा होगा। बाकी कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं था। थोड़ी-सी ये जो क्वेश्चन पूछने का इनका क्वेश्चन था वो थोड़ा-सा लेंदी था, बट आसान था। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आसानी से आप कर सकते हैं। थोड़ा-सा समझ पर आधारित था, कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे थे जिनको आपको याद करना था, जैसे अभी हमने 3-4 सन आपको बताए थे। तो उम्मीद है कि सेशन आज का आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, चीज़ों को आपने रिवाइज़ किया होगा, अपनी थियरी की क्लासेस ज़रूर ली होंगी। तो आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। हालाँकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आज नहीं पूछे गए हैं, फिर भी जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उम्मीद है कि आप उसका जवाब ज़रूर देंगे। लास्ट में मुझे आप बता देंगे, अभी तक तो आपने बता भी दिया होगा कि आपने 45 में से कितना क्वेश्चन सही किया है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, रिवीजन ज़रूर करिए, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।